गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 35 है। आपका जो भी स्कोर होगा नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ के लिए आपको करना ही है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आज का कट ऑफ है 10, 15 एमसीक्यू टोटल है। इसमें से कट ऑफ है 10। अगर 10 कर पाते तो आपका बहुत बढ़िया चल रहा है तैयारी। कोशिश कीजिएगा कि आप 10 नहीं, आपका कम से कम 15 सही हो, लेकिन इसका मिनिमम कट ऑफ हमने 10 रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वासेनार अरेंजमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। कथन दो कह रहा है, यह मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के तहत एक उप संधि है। कथन तीन कह रहा है, यह वेब आधारित प्रणाली पर भी लागू होता है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया अपना डी, उनका बिल्कुल सही है। ये उप प्रणाली नहीं है MTCR के अंतर्गत, ये अलग है और MTCR अलग है। देखिए आप ऐसे समझिए, तो ये पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता जिम्मेदारी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि आतंकवादियों के पास उनके पास वो अधिग्रहित ना कर पाएँ। जैसे कि ये क्या है, जो भी बड़े बड़े हथियार हैं इनका पारंपरिक हथियार या फिर दोहरे उपयोग वाले हथियार जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, इनको अगर आतंकवादी अपने पास पा गए तो क्या करेंगे, किसी न किसी देश पे हमला ही करेंगे ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, उनको रोकता है। चलिए अब दूसरा चीज़ हम यहाँ समझ लेते हैं। हमको ज़रूरत यहाँ पे ये चीज़ समझना कि कौन कौन से ग्रुप क्या हैं, किस में भारत मेंबर है, किस में नहीं है। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 43 मेंबर हैं और इंडिया इसका पार्ट है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। दूसरा देखिए न्यूक्लियर NSG ग्रुप। तो NSG ग्रुप के लिए भारत प्रयास कर रहा है इसका मेंबर बनने के लिए। तो NPT पे साइन करने के लिए बात कर रहा है। चाइना कह रहा है पहले NPT पे साइन करे इंडिया, फिर NSG का मेंबर बनेगा। लेकिन भारत बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, लेकिन मेंबर अभी तक नहीं बन पाया। इसमें 48 मेंबर हैं, जो कि चाइना इसमें इंक्लूडेड है। तो इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हो जा रहा है कि भारत पहले NPT पे साइन करे या फिर NSG का मेंबर कैसे बने। तो जब तक NPT पे, न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी पे साइन नहीं करेगा, तब तक भारत इसको मेंबर NSG का मेंबर नहीं बन पाएगा। NSG का मेंबर न बनने की वजह से न्यूक्लियर जो भी प्रोडक्ट है, तो यूरेनियम, उसका हस्तांतरण इधर उधर नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ी सी समस्या आती है। आपको याद होगा 2007 में अमेरिका ने हमें कुछ रियायत दिया था, तो हमने बस बताया था कि उसका पीसफुल यूज़ करेंगे। तो अब ये चीज़ें बस हमारे GS का पार्ट है, यहाँ पे डिस्कस करना अच्छा नहीं है। इसमें कुल कितने मेंबर है? 48। चलिए अगला इसमें है मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजिम MTCR। तो ये चीज़ें अलग थी। आपको वासेनार अरेंजमेंट अलग बताया हमने कि MTCR अलग है। तो MTCR क्या कहता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, यहाँ पे जो भी मिसाइल है उनका रेंज कैसे बढ़ाया जाए। जब तक अब इसके मेंबर नहीं बनेंगे तब तक अब मिसाइल का रेंज नहीं बढ़ा सकता। आपको पता होगा ब्रह्मोस का मिसाइल जो रेंज है हमारे वहाँ बढ़ा दिया गया, क्योंकि भारत अभी जल्द ही इसमें मेंबरशिप ले लिया है MTCR में। तो भारत इसका मेंबर है, उसमें 35 मेंबर हैं टोटल। अब देखिए वासेनार अरेंजमेंट का क्या प्रोविज़न है। इसमें 43 पार्टिसिपेंट स्टेट हैं और ये अलग है इन सब से। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा, इसका सेपरेट एक वीडियो बनाना बिल्कुल बन सकता है। अगर आपको हो तो नीचे बोलिएगा सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, तो बन जाएगा इसका चीज़ का। ये सारे ग्रुप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, जिनके UPSC तो पूछा नहीं, लेकिन मेंस में हमारे बहुत काम आते हैं। आंसर लिखने में कोट अगर इनका कर देते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि राष्ट्र क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष भारत में सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आता है। कथन दो कह रहा है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत आता है। कौन सा? जो राष्ट्रीय क्षतिपूर्वक वनीकरण कोष है, कैंपा फंड, ये इसी के अंतर्गत आता है। और देखें दूसरा, द चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब पर्यावरण पुरस्कार है। ये सर्वोच्च न्यायालय मैं बोल रहा हूँ बार बार, संयुक्त राष्ट्र का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। अभी मोदी जी को प्रदान किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब दोनों ही कथन सही है। जिन लोगों ने दोनों लगाया था ये बिल्कुल सही है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। ये क्या कि कैसे किसको किसको दिया जाता है, तो सार्वजनिक पद पे आप होकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो भी दिया जाएगा, निजी क्षेत्र में कर रहे हैं या फिर नागरिक समाज में, मतलब नागरिक समाज के सिविल सोसाइटी में अगर मिल करके आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ये सम्मान दिया जा सकता है, अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उससे तो पर्यावरण पर। इतनी बातें थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे वो चीज़ें थी कैंपा का, तो वो याद रखिएगा कि ये सार्वजनिक खाते के अंतर्गत आता है। अब एक बार पॉलिटी खोल के देख लीजिएगा कि पब्लिक अकाउंट और दूसरी अन्य चीज़ें जो थी उनको अगर गवर्नमेंट उनके बैलेंस को यूज़ करना चाहती है तो क्या उसको संसद से मान्यता लेने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। आप नीचे ज़रूर बताइएगा पड़ती है या नहीं पड़ती है। कि जैसे कि हो गया जो स्मॉल सेविंग फंड का पैसे गवर्नमेंट यूज़ करती है तो उसको राष्ट्रपति से केवल अनुमति लेनी रहती है या संसद से।
बस इतना आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज प्रसार के कुछ तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो किसके माध्यम से बीजों का जो प्रसार होता है, मतलब यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, इसने बीज गिराया, तो ये इनका फैलाव किन के माध्यम से होता है, बस यही बताना आपको। पहला दिया है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, दूसरा दिया है वायु के द्वारा, और तीसरा दिया पशु के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने ड्रोन के माध्यम से सीड का फैलाव किया था, तो इसीलिए क्वेश्चन बना है, और कोई रीजन नहीं है बनने का। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही लगाया है। देखिए आप इसको समझिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एक पौधा यहाँ पे है, पौधा तो मेरा अच्छा नहीं बना, लेकिन ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि पौधा है, ये पौधे से अगर फल गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको तो यहीं पर रुक जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे लुढ़कते लुढ़कते दूर चला जाता है यहाँ से गिरने के बाद। वैसे ही वायु के द्वारा, हवा के द्वारा तेज हवा चलेगी तो कुछ पौधों के बीज बहुत छोटे हल्के होते हैं, ये उड़ते हुए दूर से फैल जाते हैं और जाकर वहाँ पौधे जमते हैं। कुछ पशुएं जब उनके पौधे को खा लेते हैं, फल को, सॉरी मैंने पौधे बोल दिया, फल को खा लेते हैं, उनके बीज क्या होते हैं, उनके पेट में चले जाते हैं। अब वो दूर जा करके करते हैं तो वहाँ पे उनके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये तीनों रीजन थे जिसकी वजह से किसी पौधे के बीज का प्रसार होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए बीजों का प्रसार गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, वायु के द्वारा, और बैलिस्टिक मतलब ये समझ लीजिए छेपड़ के द्वारा। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बीज जब उसमें से निकलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे दूर जाकर छटक के गिरते हैं। या फिर जल के द्वारा, बहाव के द्वारा, मतलब नदियों के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा बहा के दूर फैल जाना। जानवरों जैसे कि चमगादड़ हो गया, अन्य पक्षी हो गए, जब उनको खा के दूर जाते हैं तो वहाँ पे फैलाते हैं उनको। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और हरियाणा गवर्नमेंट का बस याद रखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अरावली रीजन में वृक्षारोपण के लिए ड्रोन का उपयोग किया। और ड्रोन को क्या किया था, छोटे छोटे टोकरी में, मतलब टोकरी नहीं कहें तो छोटे छोटे पैकेट बना करके ड्रोन से उसको दूर दूर तक फेंकवा रही थी, ताकि मानसून सीजन में बारिश होकर तो वो जम जाए और स्वतंत्र रूप से वो जम के पौधे बन सकें। इसीलिए न्यूज़ में था। अब बताइए प्लान बी भारतीय रेलवे की एक पहल है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है कि यात्री ट्रेनों पर यातायात कम करना। बी कह रहा है जंगली हाथियों की सुरक्षा। सी कह रहा है टर्न अराउंड समय में सुधार करने के लिए अत्यधिक ट्रैफिक मांग वाले मार्गों पर हाइकिंग टैरिफ करना। डी कह रहा है नवनिर्मित या निर्मित होने वाले रेलवे ट्रैकों पर पेड़ों का संरक्षण करना। तो बताइए किससे संबंधित है? प्लान बी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है कि जंगली हाथियों को सुरक्षित करना, तो बिल्कुल सही है। ये जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं ऐसे, तो हाथियाँ ऐसे क्रॉस करती हैं, तो इनके लिए ये किया गया था। जब ट्रेन आ रही है तो मधुमक्खियों की आवाज़ में यहाँ पे लगे रहेंगे बूफर, जो आवाज़ निकालेंगे, तो हाथियाँ मधुमक्खियों से डरती हैं तो वो रुक जाएंगी इधर ही। फिर ट्रेन आराम से क्रॉस हो जाएगी, तो बंद कर दिया जाएगा साउंड, तो हाथी फिर क्रॉस कर लेगी। इसीलिए था। और ये क्यों न्यूज़ में था, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस टेक्निक को अपनाया था, जिसके कारण उसको सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था। 2018-19 के लिए इसको प्रदान किया गया था। और ये दूसरा यहाँ पे देखिए तो असम में 20%, भारत के 20% हाथियाँ पाई जाती है, जो कि 6000 हाथियाँ हैं लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है बोम्बोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके संबंध में सही कथन बताइए, कौन सा सही है? कथन एक कह रहा है संधारित पर्यावरण प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वायु को बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्रों में बांस का वृक्षारोपण करना। 2 कह रहा है भवन निर्माण के लिए वैकल्पिक रूप से बांस को बढ़ावा देना। 3 कह रहा है निजी भूमि पर किसानों द्वारा बांस के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। डी कह रहा है मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक आंदोलन है, बोम्बोनॉमिक्स। तो बताइए किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने थालीनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसको लगाया होगा तो उनका बिल्कुल गलत है। थालीनॉमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करता है। थालीनॉमिक्स मतलब ये था कि किस राज्य में सबसे सस्ते में खाना मिल जाता है, वो थालीनॉमिक्स था। लेकिन ये बोम्बोनॉमिक्स दूसरा है कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निपटने के लिए काम किया जाए, एक आंदोलन है ये। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए ये कहता है, ये है कि जो जनजातियाँ हैं हमारे वहाँ, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास अच्छा नॉलेज है, उनका उपयोग करके हम जो डेजर्टिफिकेशन का मामला है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक आंदोलन है, जिसमें भारत के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। आंदोलन ये सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी पर्यावरणीय क्षति के बिना आजीविका का अर्जन कर सके। जैसे कि बर्न एंड शिफ्ट हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, जिसको झूम खेती कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, अगर बार बार वो जलाएंगे तो कहीं ना कहीं मृदा क्षरण होगा। मृदा क्षरण के द्वारा वहाँ पे बाढ़ आएंगी, क्योंकि नदियों के बहाव में मार्ग में बाधा आएंगी तो उसको से बाढ़ आएगी। तो इसको रोकने के लिए भी ये बहुत बढ़िया सुनिश्चित करता है कि अगर वो सतत यूज करेंगे, क्षति नहीं होगी, तो क्या होगा, उनकी आजीविका सुनिश्चित रहेगी।
कहीं ना कहीं उनके जीवन भी सुनिश्चित रहेंगे। बाढ़ आने से वही लोग तो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा चीज़ ये समझिए कि कब ये आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD COP 14 में ये से लॉन्च किया गया था। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बम्बोनॉमिक्स आप याद रखिएगा, वो डेजर्टिफिकेशन से संबंधित है। यूपीएससी पूछ सकती है, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछेगी। आप अगर नहीं पता है तो आप गलत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किन बीमारियों से स्वयं को मुक्त घोषित किया है? ए दिया है चिकनगुनिया, 2 दिया है यव, 3 दिया है एवियन इन्फ्लुएंजा, 4 दिया है चेचक। तो बताइए इनमें से किसके संबंध में भारत खुद को मुक्त घोषित कर लिया है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ पे यव एक जनजातियों में होने वाली एक बीमारी है, तो उसको मुक्त भारत खुद को घोषित कर लिया। एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में भी कर लिया, चेचक के संबंध में भी। 2, 3, 4 जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। जो भी चिकनगुनिया का मामला तो आपको पता ही होगा, भारत दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसी के लिए चिकनगुनिया के मामले में ये मच्छरों की वजह से होता है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया था अभी 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार, तो इसीलिए चलाया था। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे यव जो था, अभी हमारे वहाँ जो चिकनगुनिया था इसका मामला अभी भी है, ये मुक्त भारत मुक्त नहीं हुआ इससे। लेकिन यव जो था ये प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया था। किसके संबंध में? तो यव के संबंध में। यव और निग्रो जो जनजातियाँ हैं उनमें एक प्रकार का जीर्ण संक्रमण, जेनेटिक संक्रमण है। उनके शरीर पे छोटे छोटे फोड़े टाइप के बन जाते हैं, और वो उसका फ़ोटो लगाना तो मुझे उचित नहीं लगा क्योंकि बहुत भद्दा दिख रहा था, तो मुझे खुद ना पसंद आया, इसलिए मैंने फ़ोटो उसका यूज़ ना किया। तो बाकी उनके निग्रो जो जनजातियाँ हमारे वहाँ, उनमें होने वाली एक बीमारी है यो, और WHO द्वारा भारत को मतलब भारत इससे मुक्त हो गया है। तो इसका प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत पहला देश है। इस बात को आप याद रखिएगा। यो बीमारी से भारत ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक संक्रमित एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो अभी बर्ड फ्लू हुआ था, तो अभी याद रखिए कि भारत इससे मुक्त घोषित हो चुका है। इससे विश्व पशु और स्वास्थ्य संकट मतलब विश्व पशु संगठन ने भी अधिसूचित किया था इस चीज़ को कि भारत इससे मुक्त घोषित हो चुका है, आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुका है। तो अभी हमारे वहाँ बर्ड फ्लू आया था, तो अगर कथन में आ जाए ये चीज़ कि भारत बर्ड फ्लू से मतलब स्वतंत्र घोषित नहीं है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा। भारत पहले से खुद को इससे मुक्त घोषित कर चुका है। और दूसरा चीज़ है कि चेचक 1789 में ही WHO ने भारत को मुक्त घोषित कर दिया था चेचक के संबंध में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वेक्टर द्वारा संचालित होती है? ए दिया है पोलियो, 2 दिया है चिकन पॉक्स, 3 दिया है तपेदिक अभी हमने बताया था TB, और 4 दिया हेपेटाइटिस B। तो बताइए इनमें से वेक्टर द्वारा कौन से संचालित होने वाली बीमारियां हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। वहाँ पे आंसर तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे तपेदिक TB किससे होता है? अभी हमने देखा था TB क्या वेक्टर बॉर्न से होता है। वेक्टर बॉर्न मतलब डिजीज होता है जो जानवरों से मनुष्य में आने वाली बीमारियों को कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। आप इतना जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से कोई बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में नहीं आती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, क्योंकि इनमें से कोई भी बीमारी जानवरों से मनुष्य में नहीं आती है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें किसी होती है ह्यूमन डिजीज हैं, ठीक ना। तो ये जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया और मलेरिया हो गया। ये सारे किससे होते हैं? मनुष्य से होते हैं, मनुष्य से मनुष्य में होते हैं। ये किससे होते हैं? देखिए अब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, और मलेरिया वायरस से। ये एयरबॉर्न है, मतलब हवा से होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं सारा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इसको कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आमतौर पर डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्टेड का उपयोग किया जाता है, एन्क्रिप्शन का उपयोग करती हैं? इनमें से बताना है कौन सी सेवा जो है जिनका उपयोग करके आमतौर पर जो सुरक्षित एन्क्रिप्शन का उपयोग करती हैं। पहला दिया है, आप लोग एन्क्रिप्शन का तो नाम सुने ही होंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहला कथन है पेमेंट गेटवे, दूसरा दिया है मैसेजिंग सेवाएं, तीसरा दिया है वायरलेस माइक्रोफोन और ब्लूटूथ डिवाइस। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें B लगाया था बिल्कुल सही है। पेमेंट गेटवे आप पेटीएम का नाम सुने होंगे या फिर फ़ोन पे, वो सारे इनक्रिप्टेड उपयोग करते हैं। इनक्रिप्टेड मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आप X भेजेंगे, 2 3 4 5 6 भेजेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरा हो जाएगा, Z हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोड बदल जाएगा। जैसे वो डिक्रिप्ट करेगा उसको तो रीड कर लेगा आदमी, मतलब जिसको आप भेज रहे हैं केवल वो और आप 2 ही लोग समझ सकते हैं, बीच वाला कोई नहीं इसको रीड कर पाएगा।
क्योंकि कोड उसको नहीं मिलता है, इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब सारे कोड चेंज रहते हैं। तो इस समय व्हाट्सअप, तो आपको पता होगा बहुत सारे डीलिंग हो रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड, गवर्नमेंट उसको पढ़ नहीं पाती है। वाइबर एक वीडियो कॉलिंग चैट है और चैटिंग ऐप है, वो उसका भी गूगल चैट, याहू मैसेंजर, ये सब का, इन सब में इनक्रिप्टेड सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो बैंक भुगतान होते हैं उनमें, ई कॉमर्स में, साइटों में, और वित्तीय लेन देन में, निजी सेवाओं में सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यूपीएससी आजकल करंट अफेयर में से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है कि यूपीएससी है, यहाँ पे थोड़ा कुछ हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कि ये जो है इनकी सेवाओं का उपयोग किस तरह से कर रही है, उन सब का पूछ लेती है यूज। तो देखिए इन जो इनक्रिप्टेड है इनका उपयोग डेटा सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप इंटरनेट का उपयोग करें, ई सेवाओं का उपयोग करें, मोबाइल टेलीफोन, वायरलेस माइक्रोफोन, या फिर ब्लूटूथ डिवाइस है, या फिर बैंकों द्वारा स्वचालित, मतलब एटीएम यहाँ पे लिखा है, स्वचालित टेलर मशीन के माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप, वो सारे इनक्रिप्टेड होते हैं। आज के समय में इनक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा है रेडर एक्स। रेडर एक्स अनुप्रयोग है, किससे संबंधित है, ये आपको ये बताना है। ए दिया हुआ विस्फोटक का पता लगाना, बी दिया है नारकोटिक्स पर नियंत्रण करना, सी कह रहा है दोनों सही है, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। तो बताइए रेडर एक्स क्या है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। रेडर एक्स क्या करता है कि विस्फोटक पदार्थों का 20 मीटर दूरी से ही अंदाजा लगा के बता देता है कि विस्फोटक पदार्थ है, और नॉन विस्फोटक पदार्थों का भी अंदाजा लगा के बता देता है। नार्कोटिक्स मतलब जैसे कि कोई भी मादक पदार्थ जा रहा है तो उसका भी ये पता लगा के दूर से बता देता है। इसको सबसे आसान तरीके से समझिए, जब मेट्रो में आप इंटर करते होंगे तो आपको एक आदमी खड़ा होता है जो आपके चारों तरफ घुमा के चेक करता है, तो वो रेडर एक्स जैसी ही यंत्र का उपयोग करता है। रेडर एक्स अभी न्यू में विकसित हुई है और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। डीआरडीओ की एक शाखा है, डीआरडीओ ने खुद नहीं विकसित किया है, डायरेक्ट कहें डीआरडीओ तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी एक शाखा है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, और बेंगलुरु का स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया, जो कि 20 मीटर दूरी से विस्फोटकों का पता लगा लेगा और इसे रोका जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो डिवाइस है ये स्थानीय पुलिस को नशीले पदार्थों का पता लगाने में, और दूसरा यहाँ पे जो भी हमारे वहाँ एक जो भी कस्टम जो ड्यूटी वाले होते हैं वो लोग भी डिटेक्ट कर सकते हैं किसी पदार्थ का, विस्फोटक पदार्थ हो या गैर विस्फोटक पदार्थ, उनको भी डिटेक्ट करके और रोक सकते हैं इसको। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये था, और हमारे वहाँ जो घरेलू निर्माण था उसके अंतर्गत विकसित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो आप इसको याद रखिएगा, रेड एक्स। तो रेड एक्स क्या है, ये एक विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने वाला नार्कोटिक्स नियंत्रण यंत्र है जो 20 मीटर दूरी से ही पता लगा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है नेपाल भूटान बिम्स्टेक के सदस्य हैं। कथन 2 कह रहा है इसका गठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। तीसरा कह रहा है यह सदस्य देशों के बीच अंतर्निहित मुक्त व्यापार समझौता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया होगा ए, उनका बिल्कुल सही लगाए हैं, क्योंकि ये FTA नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक है ये देशों के बीच के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए क्या करना है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। जो भी इनकी प्रथाएं, जैसे कृषि की प्रथा हो गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रथा हो गई, निर्धनता उन्मूलन प्रथा हो गई, आतंकवाद विरोधी हो गया, पर्यावरण या सांस्कृतिक, यहाँ सांस्कृतिक याद रखिएगा, इस कहीं ना कहीं संबंधों को सुधारने में भी अच्छा काम करता है। आपको पता होगा हम लोग जब पढ़ते हैं तो इंडिया नेपाल के संबंध में पढ़ते हैं, तो रोटी बेटी का संबंध इंडिया नेपाल के बीच में, तो कैसे है वो सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम ये शब्द बोलते हैं। तो ये चीज़ होगी, और एक दूसरे का ये मदद करेंगे। ऐसे 14 क्षेत्रों का पहचान, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें एक दूसरे से ये साझा करेंगे, ना कि ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये एक तरह का अपने संबंधों को और गहरा करने की एक तकनीक है जिससे दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे। जैसे कि हमारे वहाँ जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत, नेपाल और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया के भी 2 देश हैं, वो कौन है, म्यांमार है और थाईलैंड। ये सबका कल्चर लगभग सिमिलर है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने सारी चीज़ों को शेयर करते हैं एक दूसरे से। इस कब घोषणा होता है, बैंकॉक घोषणा 1997 के बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बिम्स्टेक सदस्य मतलब अस्तित्व में आया था। तो आप याद रखिए 1997 बैंकॉक घोषणा, उसी के माध्यम से बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था, और ये FATF नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राय समाचारों में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कन्वेंशन 185 कन्वेंशन नंबर 185 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए कन्वेंशन के जो भी इसके कन्वेंशन के नंबर होते हैं UPSC ये 2018 में भी पूछ चुकी है, 18 में पूछ चुकी है इससे संबंधित, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कथन ये कह रहा है कि विकिरणों से श्रमिकों का संरक्षण, B कह रहा है श्रमिकों के साथ समान व्यवहार, C कह रहा है कि नागरिक पहचान दस्तावेज, D कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए कन्वेंशन नंबर 185 किससे संबंधित है।
जिन लोगों ने नाविक पहचान दस्तावेज का उपयोग किया है, लगाया है, उनका बिल्कुल सही है। ये नाविक दस्तावेज पहचान पत्र है, तो इसका सही आंसर सी है। क्यों न्यूज में था? ये न्यूज में इसलिए था और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो बायोमेट्रिक नाविक पहचान पत्र दस्तावेज जारी करता है, मतलब BSID, बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसमें होता क्या है कि चेहरे के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर किया जाता है और ये जो नया BSID कोड है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर 185 की पुष्टि करता है, जो भारत पहला देश बन गया है पुष्टि करने वाला, इसके मतलब इसको लागू करने वाला पहला देश बना है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कन्वेंशन नंबर 185 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चित ओकजोकुल ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। ओकजोकुल, ए कनाडा, बी ग्रीनलैंड, सी अंटार्कटिका, डी आइसलैंड। तो बताइए कहाँ है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगाया होगा, और जिन लोगों ने इसमें ग्रीनलैंड लगाया उनका बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड अवस्थित कहाँ है? तो आइसलैंड अब देखेंगे ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे है आइसलैंड, और ये अभी अभी जस्ट ही विलुप्त हो रहा है। किसकी वजह से समाप्त हो गया? ये जलवायु परिवर्तन के कारण। जब भी आप मेंस में आंसर लिखिएगा जलवायु परिवर्तन, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओकजोकुल ग्लेशियर अभी विलुप्त हो गया, किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को व्यक्त करने के लिए आप इसका भी यूज एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः समाचारों में चर्चित फ्लेक्सिटेरियन मोमेंट किससे संबंधित है? कथन ए कह रहा है बच्चों और किशोरों को प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना। कथन बी कह रहा है ऋण के लिए निर्धारित ब्याज दरों के बजाय लचीले ब्याज दर को अपनाना। सी कह रहा है पशु आधारित भोजन में कमी करना और पौधों आधारित भोजन को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन फ्लेक्सिटेरियन मोमेंट है, किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। फ्लेक्सिटेरियन मोमेंट का मतलब समझिए कि ये कहता है कि ना ही आप बहुत ज़्यादा मांसाहारी बन जाइए और ना ही बहुत ज़्यादा शाकाहारी, आप बैलेंस बना के रखिए, सतत तरीके से उपयोग करिए। आप सबसे ज़्यादा मांसाहारी बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवों पर प्रभाव पड़ने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा मांसाहारी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जीवों पर प्रभाव पड़ने लगेगा। शाकाहारी बन जाएंगे तो पेड़ पौधों पर, यहाँ तक कि जो शाक पेड़ पौधे पक्षी मतलब हैं, जो खेतों से उगने वाले पौधे चीज़ें हैं, उन पर दबाव बढ़ने लगेगा। तो ये कहता है कि संतुलन रखिए, ये रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। तो फ्लेक्सिटेरियन मोमेंट याद रखिएगा। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यहाँ से टेरियन एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए, और फ्लेक्स मतलब लचीला, और टेरियन मतलब जो हम भोजन, मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वो वाला टेरियन है। आंदोलन मतलब समझ ही रहे हैं। तो ये तीनों मिलाकर के कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले तो वहाँ आंसर लगा पाइएगा। जो हमने समझाया वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सबसे पहले सूर्य की किरण देखी जा सकती है, आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है लाल सागर, बी कह रहा है काला सागर, सी कह रहा है कैस्पियन सागर, डी कह रहा है भूमध्य सागर। तो बताइए सबसे पहले किस में सूर्य की किरण देखी जा सकती है इनमें से? ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको पता होगा जो सबसे इनमें से पूर्व में होगा वही सबसे पहले देखी जा सकती है। तो बताइए कौन सा इनमें से सबसे पूर्व में है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और इनमें जिन लोगों ने कैस्पियन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर में सबसे पहले पड़ेगी। तो आप कैस्पियन सागर का लोकेशन कैसे कर सकते हैं? आपको कैस्पियन सागर इस साइड में है, यहाँ पे ये सबसे पहले पड़ेगी। उसके बाद कहाँ पड़ेगी? उसके बाद पड़ेगी रेड सी में, फिर ब्लैक सी में, और उसके बाद मेडिटेरियन में उसके बाद पड़ेगी पहले ब्लैक सी में, मतलब कैस्पियन, रेड सी, ब्लैक सी और कैस्पियन, मेडिटेरियन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेडिटेरियन सबसे पश्चिम में है ना, इसलिए उसमें लास्ट में पड़ेगी। लाल सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। कथन एक कह रहा है सऊदी अरब, कथन दो कह रहा है यमन, तीन कह रहा है इथोपिया, चार कह रहा है मिस्र, और पाँच कह रहा है जिबूती। तो बताइए इनमें से कौन से देश हैं जो रेड सी के सीमावर्ती हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे इथोपिया को लैंड लॉक समझ करके कट किया है तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। इसका आंसर सही डी है। ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, और सी भी कट जाएगा। सही आंसर निकल जाएगा डी, क्योंकि इथोपिया जो है वो लैंड लॉक कंट्री है। आप यहाँ देख सकते हैं इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है, इसकी सीमा डायरेक्ट सी से नहीं लगती है। देखिए इसके कौन कौन से देश हैं जो रेड सी से सीमा टच करते हैं, तो इसमें है सबसे पहले सऊदी अरब, आप यहाँ देख सकते हैं सऊदी अरब हो गया। दूसरा यमन, तो यमन को यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा है मिस्र, तो मिस्र यहाँ पे दिख रहे हैं आप। इजिप्ट, उसके बाद देखिए सूडान कहाँ पे है, तो सूडान यहाँ पे है। उसके बाद फिर होगा इरिट्रिया, तो इरिट्रिया बहुत छोटा सा है, इरिट्रिया को यहाँ पे देखिए।
फिर जिबूती इससे भी छोटा है। तो जिबूती को देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए जिबूती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये एक चीज़ और याद रखिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है रेड सी। आज की सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो भी स्कोर हो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।